जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शब्दकोश, थिसॉरस और भी बहुत सारे कोशों के उपयोग के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो BA 4 सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जो दिया है हम वही पढ़ेंगे ना। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो शब्दकोश क्या होता है। अब शब्द और कोश यानी कोश यानी कि डिक्शनरी। किस चीज़ की डिक्शनरी? शब्दों की डिक्शनरी। तो नॉर्मली जैसे हम कोई भी डिक्शनरी परचेज करते हैं तो उसमें क्या होता है, वर्ड और मीनिंग दी गई होती है। तो जो शब्दकोश होता है उसमें क्या होता है, शब्दों का जो वर्णमाला सूची होती है उसको सीक्वेंस में दिया होता है। एक संदर्भ पुस्तक है जिसमें उसके बारे में परिभाषाएं दी गई होती हैं, यानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती है। दैट्स इट ना। जैसे मान लो एप्पल है तो उसके बारे में पूरी डिटेल में दी गई है कि ये एक फल होता है, इसको हम खाते हैं तो हमारा तबीयत ठीक रहता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें समझ लो। और इसको किस तरीके से शुरू करेगा, पूरा वर्णमाला में जो हमारी सूची है क से चालू करेगा और पूरा एंड तक ख़त्म करेगा, ठीक। तो हमारे जो शब्दकोश होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। व्यक्ति कोश होता है, जब हम विषय कोश होता है, फिर पुस्तकों की जानकारी होती है तो पुस्तक कोश होता है, अगर भाषा की जानकारी है तो भाषा कोश रहेगा। ये सब शब्दकोश के टाइप्स हैं। और विश्व ज्ञान कोश यानी जो भी पूरे विश्व में चीज़ें चल रही होती है उससे रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इसमें आती है, ठीक। शब्दकोश के हम उपयोग देखेंगे जो कि हमें पढ़ना ही है। तो शब्दकोश शब्दों और उनके अर्थों की एक वर्णात्मक सूची है ना, वर्णानुक्रमिक सूची है जिसमें पूरी सीक्वेंस में लिखा हुआ है चीज़ें, उसकी मीनिंग लिखी है, उसके बारे में लिखा है। तो जो शब्दकोश है वो शब्दों को बेहतर तरीके से समझने में या किसी भाषा या किसी क्षेत्र की सामग्री की ज्ञान प्राप्त करने में हेल्पफुल होता है ना। जैसे कोई भी वर्ड दिया है तो आप उसकी मीनिंग समझ लिए और उसके बारे में भी समझ लिए तो आपको शब्दों की बेहतर समझ होगी। फिर जैसे जो मैंने टाइप्स बताया इसमें क्या क्या है, व्यक्ति कोश है, विषय कोश है तो किसी विषय का भी ज्ञान आपको होगा, पुस्तक चीज़ें ज्ञान होगा, भाषा रिलेटेड ज्ञान होगा। ये सभी चीज़ों का ज्ञान उस बुक में लिखा होता है। तो हमें क्या होगा, उस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह सामग्री उपयोगी रहेगी, ठीक है। शब्दकोश उपयोगिता को परिभाषाएं देखने में मदद मिलती हैं। जैसे आप जब शब्दकोश लोगे तो आपको डेफिनेशन वगैरह समझ में आएगा, है कि नहीं, तो उसकी उपयोगिता को आप समझ पाओगे। शब्दकोश शब्दों का एक खजाना है कह सकते हैं, जिसमें एक भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित करके रखा जाता है, जिनसे आपको डिफरेंट वर्ड्स की जानकारी मिलती है। शब्दकोश का उपयोग खास तौर पर विशेष शब्दों की परिभाषाओं को देखने के लिए किया जाता है ना। जैसे कोई पर्टिकुलर शब्द है जिसके बारे में आप उसको जानना चाहते हो उसकी डिफिनीशन के साथ तो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अन्य जानकारी भी, जैसे कि व्युत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से ये आया, कहते हैं ना कि ये वर्ड लैटिन से लिया गया, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें लिखी होंगी और इसके उपयोग कहाँ कहाँ हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी देता है। कंप्यूटर पर उपयोग करने वाली जो चीज़ें होती हैं जो शब्दकोश में आती हैं वो उसमें कभी कभी शब्द के अर्थ समानार्थी और शब्द खोजने के लिए शब्दकोश का अतिरिक्त, मतलब जैसे शब्द अर्थ खोजने के लिए, जैसे हम जैसे लोग होंगे तो वो शब्द अर्थ खोजेंगे ना, क्योंकि हमें मीनिंग ही नहीं पता। फिर और कोई होगा तो उसके समानार्थी अर्थ खोजेगा, सिनोनिम्स खोजेगा, फिर कुछ विलोम देख लेंगे उसमें, समझ रहे हो। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है। एक अच्छे शब्दकोश के साथ आप जिस हिंदी शब्द का देखना या सुनना चाहते हैं उसका अर्थ देख सकते हैं। उसके बाद वह उसके लिए हिंदी अनुवाद करते समय आपके लिए हेल्पफुल होगा। किसी भाषा में जब शब्द का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं तो उससे खोज सकते हैं। इसमें वर्तनी की जांच हो सकती है, आप वर्तनी के बारे में भी जान सकते हैं, कैसा लिखा है, कैसे किया है, ठीक है। उदाहरण के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसकी परिभाषाएँ देखने के लिए जान सकते हैं, भाषा सीखने के लिए आपको हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। उस विषय को ढंग से समझने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। जिस शब्दों को आप नहीं समझ पाते उनका अर्थ खोजने के लिए हेल्पफुल होता है। तो शब्दकोश आपको यहाँ हेल्प करेंगे, ठीक। अब देखें थिसॉरस कोश क्या होता है। थिसॉरस को समानांतर कोश भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, अपनी अर्थपूर्ण एवं भाषाई तकनीक के साथ डिजिटल दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह अपनी सार्थक क्षमता के लिए फुल टेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम को और भी समर्थ बनाने में योगदान देता है। बेसिकली ये है क्या, समानांतर कोश क्या है? समानांतर कोश या थिसॉरस कोश
शब्दकोश की ही समान संदर्भ पुस्तक को कहा जाता है। कहीं ना कहीं इसी से एफिलिएटेड है कह सकते हो, जिसमें शब्दों के अर्थ उच्चारण के स्थान पर उसके समानार्थ यानी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात की जाती है, यानी समानार्थ और विलोम की। यानी समानांतर है या थिसॉरस है तो आप उसमें क्या देख सकते हो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख सकते हो। ठीक, शब्दकोश की तरह समानांतर कोश में शब्दों की परिभाषा नहीं दी गई होती, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं होते, बल्कि समान शब्दों में भेद स्पष्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। यानी बेसिकली इस वर्ड में क्या डिफरेंस है, उसमें भेद क्या है, उसको स्पष्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे शब्द का चुनाव आसानी से हो सके। ठीक है, जैसे आपको ढेर सारे सिनोनिम्स मिल गए किसी वर्ड के, तो आप अब यूज़ कर सकते हो शब्दों को अच्छी तरीके से, अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, तो वो हो जाएगा। उसके बाद समानांतर कोश को शब्द सूची नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि ये उसमें हर चीज़ नहीं दी गई होती। हिंदी का पहला समानांतर कोश बनाने का श्रेय अरविंद कुमार व उनकी पत्नी सुकुम को दिया जाता है, जो पहला थिसॉरस कोश बनाए थे, जिसका अर्थ होता है खजाना, कोषागार, गोदान इत्यादि। ठीक है, तो सबसे पहला जो थिसॉरस कोश बनाया है वो अरविंद कुमार जी ने बनाया उनकी पत्नी के साथ मिलकर। तो थिसॉरस कोश की परिभाषा के रूप में देख सकते हैं कि किसी भाषा विशेष में निहित शब्दों के आशय व संकल्पनाओं को विषयानु बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आप भोलानाथ तिवारी के देख सकते हो, वो कहते हैं कि थिसॉरस कोश एक बृहद पर्यायवाची कोश है। ये देखो कितना अच्छा वर्ड मीनिंग दिया है, मतलब जैसे अगर कोई डेफिनेशन भी दे तो एटलीस्ट सिंपल देना, क्यों हर कोई एग्ज़ाम टाइम में इतने प्रेशर में आके कहाँ से इतना डिफ़िकल्ट समझ पाएंगे ना, और इतनी बड़े बड़े वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है इसमें लेकिन बहुत ही देखो डेफिनेशन अच्छा है ऐसा नहीं कह सकते, बट यही है कि आपको एग्ज़ाम में मैनेज करना होता है ना, इसलिए हम भोलानाथ तिवारी के डेफिनेशन को ले लेते हैं, जो कि अच्छा भी, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दी है ना डेफिनेशन, इसमें थोड़ा सा टफ है। बट ये बृहद पर्यायवाची कोश में थिसॉरस के अनुसार ही विषयानुक्रमण अपनाया गया है, तो कितना सिंपल है, बृहद पर्यायवाची कोश। ठीक है, उसके बाद थिसॉरस कोश के उपयोग देख लेते हैं। तो यदि आप किसी विषय के संदर्भ में बिल्कुल सीधा सरल शब्द न मिले, किसी शब्द को ढूंढ रहे ना मिले आप उसको, तो आप उसको घुमा फिरा कर विपरीत के नकारात्मक द्वारा अपने बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसे मान लो किसी शब्दों को नॉर्मली लिख दिया है कि इसका मतलब ये, और किसी के विलोम शब्दों को लिखकर आप अपने वर्ड्स बना सकते हो ना, तो आपका कला तो आपके हाथ में, आप किस तरीके से वर्ड को फ्रेम करोगे। जैसे कुछ लोग नहीं होते कहते कि वहाँ नहीं जाना है, और उसी को कुछ लोग डिफरेंट तरीके से बोल देते हैं। तो वही है कि थिसॉरस को उसमें आप शब्दों के डिफरेंट विलोम जान जाते हो, जब एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पता चल जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस वर्ड्स को चूज़ करके अनुवाद में हेल्पफुल अपने लिए हेल्प कर सकते हो। ठीक है, फिर उच्चारण कोश देख लीजिए। तो उच्चारण कोश सिंपल सी बात है, उच्चारण कोश में क्या होगा, उच्चारण कोश के महत्व को बताते हुए कृष्ण कुमार जी कहते हैं कि उर्दू के शब्दों में नुक्ता कितना महत्वपूर्ण होता है, ये इन दो शब्दों से समझ लीजिए। बेसिकली होता क्या है कि उच्चारण कोश में आप देखोगे कि शब्दों के उच्चारण कैसे होते हैं, किस तरीके से शब्द किसी डॉट को लगाने से चेंज हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ, एक होता है जलील और एक होता है जलील, तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का। जलील का मतलब होता है ख़राब व्यक्ति और जलील का मतलब होता है योग्य व्यक्ति। तो अगर जलील को आप समझने का प्रयास न करें कि इसमें उच्चारण किस तरीके से होगा, तो आप हर चीज़ गलत कर सकते हो। एक होता है शव, दूसरा होता है शब, और तीसरा होता है सब। हर शब्द का डिफरेंट मीनिंग है और हर शब्द के डिफरेंट उच्चारण भी है। तो उच्चारण रिलेटेड चीज़ें जब आप जानते हो तो वो उच्चारण कोश में आएगा, जिसमें शव का होता है पार्थिव शरीर, सब का होता है सब कुछ जो समूचा, और शब का अर्थ होता है रात, है ना। तू ही मेरी शब है, सुबह है ना। तो इस गाने में वो शब को बोलता है तू ही मेरा रात है और तू ही मेरा दिन। ठीक है तो मैं आपको समझाने के लिए बस गाना गाई। ठीक है, आई एम अ वेरी बैड सिंगर, ओके कोई बात नहीं। तो जैसे वो कहता है कि तू ही मेरी शब है और सुबह है जो भी है, तो जो शब है वो रात होता है और जो सब है वो समूचा है, लेकिन शव है वो पार्थिव। सोचो हर में कितना माइनर डिफरेंस है ना। अगर कुछ गलत कर दें तो क्या होगा,
तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें अर्थ वही दिए जाते हैं जहाँ उच्चारण भेद से शब्द के अर्थ में कोई अंतर हो। यानी जो उच्चारण कोश की बात में देखो, जो उच्चारण कोश होता है वो सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें अर्थ वही दिए जाते हैं जहाँ उच्चारण भेद से शब्द के अर्थ में कोई अंतर। जैसे मान लो अगर शब्द दूसरी तरीके से लिखा है, शब्द दूसरी तरीके से लिखा है, तो उसमें मीनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये दो डिफरेंट वर्ड है, लेकिन सेम साउंड होने वाले चीज़ों में वो वर्ड मीनिंग देते हैं। ठीक है, उच्चारण भेद से शब्द के अर्थ में कोई अंतर हो। जब उच्चारण जो है उसमें से हम पता लगाएं कि इसके मीनिंग क्या होगा, तो ही हम उच्चारण कोश में मैक्सिमम वो मीनिंग नहीं देता है कि दूसरा, इन कोशों में व्याकरण संकेत भी अधिकतर नहीं होते, यानी इसमें व्याकरण रिलेटेड चीज़ें भी नहीं होती हैं। इसमें बेसिकली आपको अर्थ तभी देगा जब दिक्कत आपको लगेगा कि हाँ उच्चारण करते समय थोड़ा डिफरेंस है और इसमें मीनिंग बताना ज़रूरी है डिफरेंस के तौर पे, तो वो वर्ड मीनिंग देगा। और दूसरा, इसमें व्याकरण रिलेटेड चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, अब इनके उपयोग क्या होंगे कि हम इन्हें पढ़कर और समझकर अपने भाषा में सुधार ला सकते हैं, अपने प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर सकते हैं, जो भी अशुद्धियाँ हैं उसको सही कर सकते हैं, और इसके माध्यम से भाषा शिक्षण की आवश्यकता पूर्ण होती है। जैसे जो हमारे शिक्षक होते हैं वो जो हमें पढ़ाते हैं, जब लैंग्वेज की जब हम स्टडी करते हैं ना, तो कैसे देवनागरी लिपि में क्या चीज़ें लिखी जा रही है, उसका उच्चारण किस तरीके से है, लिखा कैसे जाएगा, इन सब चीज़ों पे हमें हेल्पफुल मिलती है। जो हमारा शिक्षक होता है वो हमें इसके थ्रू समझा सकता है चीज़ें अच्छे से। ठीक है, फिर देखिए हमारा साहित्य कोश है, तो जो आपके सिलेबस में हम बस वही पढ़ रहे हैं ना, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं बट हमें साहित्य कोश देखनी है। देखो साहित्य कोश हिंदी साहित्य एवं उसके संबंधित विषयों का, जिसमें आपको हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी मिलेगी। 2 भागों में प्रकाशित इस कोश के प्रधान संपादक धीरेन्द्र वर्मा थे। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा जी ने इसके संपादक थे, और हिंदी साहित्य कोश के संपादकों का मानना है कि हमारे विचारों में सबसे पहले एक ऐसे साहित्य कोश की आवश्यकता थी जिसमें हिंदी की प्राचीन व नवीन पारिभाषिक शब्दावली का प्रामाणिक अर्थ, साहित्यिक गतिविधि व संचालित व प्रभाव करने वाले विभिन्न वादों और प्रवृत्तियों को ऐतिहासिक और शास्त्रीय परिचय सृष्ट किया जाए। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, साहित्य के विविध रूपों का विवेचन, साहित्यिक भाषा तथा बोलियों को शिष्ट तथा लोक साहित्य के विविध रूपों का विवेचन करना, साहित्यिक भाषा या बोलियों के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन देना, और साहित्य का समान ज्ञान प्राप्त हो सके, इस चीज़ के लिए हम लोग साहित्य कोश, बेसिकली साहित्य कोश है। तो सिंपल सी बात है कि साहित्य कोश को दूसरे भाग में नामवाची शब्दावली रूप में हिंदी साहित्य के नामांकित विषयों की प्रविष्टियों को सम्मिलित किया गया। जैसे लेखक हो गया है, जैसे अब सिंपल सी बात है कि साहित्य है तो इसमें क्या आएगा, किसी की लिखी हुई चीज़ें आएंगी, जो लिखा है उसके बारे में आएगा। तो इसमें यही होता है कौन लेखक है, उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं, उनकी रचनाओं में प्रधान कौन सी रचनाएं हैं, प्रमुख साहित्यिक संगठन यानी इससे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन पास्ट में बना रखे हैं उन सभी चीज़ों का डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ होता है। उनकी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, पौराणिक तथा ऐतिहासिक पत्र और कथा संदर्भ। यानी बेसिकली साहित्य का अर्थ ही है कि किसी चीज़ को कोई लिख दिया है, मौखिक चीज़ों को अब लिखित में उतार दिया है, वही साहित्य हो गया है ना, बोल के और लिख के हो सकता है। तो जो हमारा लिखी हुई चीज़ें उसको किसने लिखा, उनका मेन प्रमुख कृतियाँ कौन सी थी, उनकी प्रधान रचनाएं कौन सी थी, है ना, और कौन कौन से साहित्यिक संगठन पास्ट में बन रखे हैं, इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए साहित्यिक कोश की हेल्प लेते हैं। ठीक, अब देख लीजिए मिथक कोश। मिथक कोश क्या होते हैं, प्राचीन पौराणिक या पुराण कथाओं का तत्व जो नवीन, मिथक यानी कि मिथ है ना, जो मिथक है वो इंग्लिश के मिथ शब्द का समानार्थी है, जिसमें कौन कौन सी कथाएं ऐसी हैं जो कि काल्पनिक कथाओं को, चीज़ों को लिया, जैसे ब्रह्मांड, प्रकृति, मानव व्यवहार, जीवन से संबंधित प्रश्न को, जिससे रिलेटेड बहुत सारी कथा कहानियाँ होती हैं। इनके बारे में जानने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, यथार्थ चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हम मिथक कोश का इस्तेमाल करते हैं। यानी पुरानी ज़माने में क्या क्या चीज़ें मिथ के तौर पे उसको क्या क्या मान, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पीपल के पेड़ में या इन सब के पेड़ में चुड़ैल वगैरह रहती हैं,
तो क्या चुड़ैल रहती है? नहीं। उसकी रियलिटी क्या है कि जो रात के समय लोग नहीं सोना चाहते थे, क्योंकि वो रिलीज़ करता है जो है, जो पीपल का पेड़ है वो तो रात में भी आई थिंक ऑक्सीजन रिलीज़ करता है ना, कुछ शर्तों के साथ है, मैंने पढ़ा था शायद। एंड जो बनियान ट्री होता है उसमें रात में वो बिल्कुल अपोजिट काम करता है, वो CO2 जो है रिलीज़ करता है। तो इसके वजह से जो पुराने लोग थे वो चीज़ें तो वही समझाने की कोशिश करते थे कि रात को मत सो, क्योंकि फिर जब वहाँ पे इंसान सोता था तो उसको बड़ा अजीब फील होता था। तो इसी रीज़न से उस पेड़ के नीचे कोई सोना पसंद नहीं करता। फिर लोग भ्रांति फैला दी है कि उसके पेड़ के पास तो चुड़ैल रहती है, वहाँ पे मत जाओ। तो चीज़ों को अगर आप देखोगे कि जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग हम बात करते हैं वो एक्चुअल में एक लॉजिक ही इनडायरेक्टली शो करती है। उसी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को साइंस जो है एक लॉजिक दे दिया है, बाकी बात वो वही है। बस यही है कि कुछ चीज़ों जो भूत प्रेत से कनेक्ट की हैं वो लॉजिक के साथ साइंस बताती है कि नहीं। तो मिथक कोश आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी देती है कि पुराने ज़माने में पौराणिक कथाओं में या कुछ भी चीज़ों में जो हमारी ब्रह्मांड, प्रकृति, मानव व्यवहार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उनकी उत्तर से रिलेटेड संबंधी होती है। यह 2 प्रकार की होती है ना मिथक कोश। मिथ कोश 2 प्रकार की होती है, जो एक प्रकृति के साथ जुड़ी होती है और दूसरा पारलौकिक। जैसे ऐसा मानना है कि सब परिकल्पनाओं पर आधारित है, फिर भी यह मूल आधारित परिकल्पना थी जिसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करना था। मैंने अभी बताया ना कि आपको जो चीज़ें ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग लग रही है, जिसको एक तो प्रकृति के साथ जोड़ दिया जाता है, दूसरा पारलौकिक जोड़ दिया जाता है कि भगवान ऐसा करोगे। जैसे पहले के ज़माने में बोलते थे ना कि बिजली चमक गई तो कुछ ना कुछ बुरा किया है, तो कुछ ना कुछ बुरा किया है इससे रिलेटेड जब बंदे के अंदर वो इनहेरिटेड हो चुका है कि अगर मैं कुछ बुरा करूँगा तो भगवान मुझसे बदला लेंगे, तो वो बंदा बुरा कर्म करेगा ही नहीं। यही रीज़न है कि पुराने ज़माने में जो हमारे समाज होते थे, सामाजिक व्यवस्था होती थी, उसी को मजबूत करने के लिए मिथ जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। इससे रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मिथक कोश में मिलेगी। मिथक का जन्म व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह के मानस में होता है, वह भी चेतन मन में नहीं अचेतन मन में। ये सब बोलते हैं इसके बारे में। जुंग के अनुसार जो मिथक कोश है वो व्यक्ति से रिलेटेड नहीं, समूह का मानस है, जिसमें उसकी कॉन्शियस नहीं अनकॉन्शियस जो मन है उसमें जो चीज़ें रहती हैं वही मिथक कोश में चीज़ें आती हैं। समझ में आया? यानी देखो, मिथक कोश के उपयोग से ये बात कर सकते हैं कि यथार्थ जानकारी जानने के लिए उपयोगी होता है, जैसे कि रियलिस्टिक बातें हैं क्या इसके रिलेटेड, वो हो गया। रचनाकार जब अपनी रचना में मिथकीय शब्दों का प्रयोग करता है तो हम उसके अर्थ, उनके शब्द का आशय नहीं समझ पाते, तो मिथक कोश का सहारा लेते हैं। जैसे मान लो अभी हम लोग तो समझ सकते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब हम एकदम ये सब चीज़ें हटा देंगे, क्योंकि साइंस जिस तरीके से अपनी पीक पर जा रहा है, अब आगे वाली जनरेशन में हम ये भूत प्रेत वाली चीज़ें पार्सल करेंगे ही नहीं। तो वो ज़माने के जो बच्चे होंगे वो मिथक कोश का इस्तेमाल करके जब पुरानी पुस्तकें पढ़ेंगे और उसमें बोलेगा कि बरगद के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे भूत रहता है, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, तब वो मिथक कोश का सहारा लेगा। समझ में आया? ओके। इसके माध्यम से हम वास्तविक अर्थ को, रियलिस्टिक चीज़ों को जान सकते हैं, क्योंकि उस टाइम की जो स्थिति थी उसमें समग्र अनुभव, मनोदशाओं, मूल्यों, जीवन दृष्टिकोण, इन सब चीज़ों के बारे में पर्याय बनाकर संक्षिप्त तरीके से लिखा जाता था। बट इसके बारे में रियल चीज़ें क्या हैं और इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश हम लोग इस कोश से कर सकते हैं। फिर हमारा आता है पुराण कोश। तो सिंपल सी बात है, पुराण किस शब्द से मिलकर बना है? पुरा एवं अड़, ये 2 शब्दों से संबंधित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुराना अथवा प्राचीन। तो हम पुराण कोश का सहारा लेते हैं, जो विभिन्न ग्रंथों और पुराण लिखी गई हैं हमारे में, उन सब चीज़ों के लिए हम इस पुराण कोश की सहायता मिलती है, उससे रिलेटेड हम चीज़ें जान सकते हैं। ठीक है। जो पुरातन अथवा अतीत के तत्व हैं, सिद्धांत हैं, शिक्षक हैं, नीति हैं, घटनाएं हैं, इन सब चीज़ों की पौराणिक तथ्य हैं, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम पुराण कोश का सहारा लेकर काम कर सकते हैं। हम पुराने शब्दों के अर्थ जान सकते हैं ना, जो उस टाइम पीरियड में शब्द बने हुए होते थे, उस शब्द के अर्थ जान सकते हैं, सिद्धांत जान सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए पुराण कोश की रचना हुई थी। ठीक है, जिसमें अरब श्लोक थे, मतलब श्लोकों की तो अपार संख्या थी।
बहुत ही विशाल होते थे ये पुराण कोश, बहुत ही कठिन माने जाते थे और इसमें देवी देवताओं के ज्ञान उपदेशों के बारे में भी बात की जाती थी ताकि मनुष्य इसे सोच समझकर अपने अंदर उतार सके। जो पुराने ज़माने के जो वेद लिखे जाते थे, जो महर्षि व्यास वगैरह होते थे जिन्होंने 18 भागों में बांट दिया इन सब चीज़ों को, इन सभी श्लोकों की संख्या 4 लाख है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा विक्लिष्ट माना जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है। तो हर किसी शब्द के बारे में तो जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन कुछ कुछ शब्दों के बारे में इसमें हम पढ़ सकते हैं, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। जो अन्य धर्म ग्रंथ हैं उसका भी सहारा लेकर हम हेल्प कर सकते हैं। जो हम पुराने ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो पुराण कोश हमें उसमें उस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में समझने में हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारी हर चीज़ें तो संस्कृत में लिखी हुई हैं, वेद उपनिषद पुराण जो भी चीज़ें हैं, तो कोई कोश होना चाहिए जिसमें हम मीनिंग समझ पाएँ। ठीक है, तो चलो अब ये वीडियो हो गई कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, उसको पॉइंटर्स बना के आप लोग समझ लीजिए एंड एग्ज़ाम में जैसा आप चाहें आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर है आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं आंसर। ठीक है, सो ऑलराइट गाइस, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।